हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एलबीओ यानी लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली है। और इस नोटिफिकेशन की खास बात यह है कि आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज मिलती है, यानी आपको अपने स्टेट में ही आवेदन करना है और आपको जॉब भी वहीं पे मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो एक गवर्नमेंट बैंक है उसमें अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो, एलबीओ बनना चाहते हो, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो एक बार डिटेल वीडियो चेक ज़रूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में कि लोकल बैंक ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जानने के लिए सबसे पहले हमें ये तो जानना रहेगा ना कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो एग्ज़ाम पैटर्न टिपिकली अगर आपने आईबीपीएस पीओ मेंस या फिर एसबीआई पीओ मेंस देखा होगा तो उसके समवट उसके जैसा ही है, जहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में है। 45 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है, यानी कुछ सवाल 1.5 या 2 मार्क के होंगे। और आपको मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा और सेपरेट टाइम इसके लिए दिया गया है 60 मिनट, यानी रीजनिंग सेक्शन के लिए 60 मिनट 1 घंटा आपको मिलता है, जहाँ पे 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मार्क्स रहते हैं। सेम अगर बात करें जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का समय। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसके लिए 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट्स का समय, यानी क्वेश्चन आधे जितने हैं और मार्क्स 60 हो रहे हैं, यानी कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली 1.5 या 2 मार्क्स के रहेंगे, काफ़ी सारे रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी ज़्यादा मार्क्स के रहेंगे एंड 40 मिनट्स का समय। टोटल देखा जाए तो 155 क्वेश्चन बनते हैं, 200 मार्क बनते हैं और 180 मिनट का टाइम मिलता है आपको टोटल, बट वो सेक्शन वाइज ऑलरेडी बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पोर्शन है, ये था ऑब्जेक्टिव पोर्शन 1 to 4 वाला, और 5th वाला जो है वो है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। डिस्क्रिप्टिव यानी आपको एक ऐसे और एक लेटर टाइप करना रहेगा कीबोर्ड की मदद से, यानी 2 सवाल पूछे जाएंगे, 25 नंबर मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश में ही टाइप करना रहेगा और आधा घंटे का आपको समय मिलेगा। आपका जो पेपर है वो 2 हिस्सों में है, एक है ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो ऊपर के 4 सब्जेक्ट हैं और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो नीचे का लास्ट वाला इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक है वो। तो चलिए इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में सबसे पहले देखो, एग्ज़ाम का लेवल मेंस एग्ज़ाम का ही है। एसबीआई पीओ की भी मेंस एग्ज़ाम ऐसी ही रहती है और आईबीपीएस पीओ की भी मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से ही रहता है। तो आपको लेवल तो मिलेगा एग्ज़ाम का और क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट आएंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग का ही सिलेबस जान लेते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। तो सबसे पहला है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो इस टॉपिक की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि तभी आप इस टॉपिक में अच्छे से मार्क्स ले आओगे। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट। जी हाँ, अगर मेंस लेवल की एग्ज़ाम है तो इनपुट आउटपुट आपको 5 नंबर में आराम से आ जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है सिलोजिज्म, उसके बाद अगला टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। ये दोनों टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 5 नंबर आराम से फंस जाते हैं, 5 या 7 नंबर। उसके बाद टॉपिक है ब्लड रिलेशन, ये 2 से 3 मार्क का टॉपिक है। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग, ये 2 मार्क का या तो 5 मार्क का चैप्टर है और काफ़ी अच्छे से आपको मार्क्स दी जाता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये 2 से 3 मार्क का है, अगर पूछा गया तो आराम से आ जाएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग आजकल नहीं पूछते बट अगर पूछा जाए तो 1 से 2 मार्क में आपको देखने को मिल सकता है। अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक, वर्ड सीरीज और टेस्ट, ये जो चैप्टर है ना वो क्लरिकल एग्जाम हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑफिसर कैडर के एग्जाम में, मेंस लेवल के एग्जाम में ये कम ही देखने को मिलता है बट फिर भी काफ़ी आसान चैप्टर है, 1 से 2 मार्क या फिर 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। वर्ड फॉर्मेशन 1 मार्क का। डेटा सफिशिएंसी यानी आपको जो दिया गया डेटा है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं वो बताना है। तो इन चैप्टर में डेटा सफिशिएंसी में ये सभी चैप्टर्स में से ही सवाल आते हैं, जस्ट आपको उसको बताना है। और लास्ट टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वाले एग्जाम के लिए, वो है लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट अजम्पशन के बेस्ड ऑन क्वेश्चन मिलते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के मिलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के मिलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के मिलते हैं, स्ट्रेंथ एंड आर्ग्यूमेंट के मिलते हैं, इन्फेरियंस ऑफ फ्रॉम पैसेजेस के मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हो गए वो है रीजनिंग एबिलिटी के लिए। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए पहले तो बाइनरी कन्वर्जेशन आपको आना चाहिए क्योंकि उस पर भी आपको सवाल पूछा जाता है।
फिर कंप्यूटर की हिस्ट्री जाननी होनी आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या इस्तेमाल होता था। एब्रीविएशन जो कॉमन है वो आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेटाबेस के रिलेटेड बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हैकिंग एंड सिक्योरिटीज़ का, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्किंग कम्युनिकेशन का भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसीज भी फोकस में रहना चाहिए। एमएस ऑफिस और उसके एमएस के जो भी प्रोडक्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनके सभी के शॉर्टकट की और आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चैट जीपीटी के बारे में पता होना चाहिए, लॉजिक गेट्स के भी बारे में पता होना चाहिए, और कोई भी अन्य मिसलेनियस टॉपिक्स हो तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये चीज़ समझ जाना कि मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके रीजनिंग से ही फंसेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन आप ये समझ लो कि 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 या 5 तक ही होंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। जो मेजॉरिटी क्वेश्चन होंगे वो यहीं से बनेंगे, तो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे सब्जेक्ट की, और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा वो है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। देखो यहाँ पे 3 टॉपिक है, एक तो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की, वो है करंट अफेयर्स। जनरल में जो है वो करंट अफेयर्स आएगा, पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना रहेगा, क्योंकि जितना अच्छा करंट अफेयर आप पढ़ोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, और आजकल करंट अफेयर काफ़ी डीप में आता है, तो आपको अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। और एटलीस्ट 2 से 3 सोर्सेज से करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि एक करंट अफेयर काफ़ी वास्ट है और किसी भी एक सोर्स से पढ़ना आपके लिए सेफ नहीं है। और करंट अफेयर का एक सोर्स अगर आपको चाहिए तो मेरा वाला सोर्स आप प्रेफर कर सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब मेरी पीडीएफ चार्जेबल है, तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी अवेयरनेस। जो बेसिक इकोनॉमी अवेयरनेस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस भी बेसिक पढ़ना पड़ेगा। फिर है स्कीम्स विच आर इन द न्यूज़। देखो बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमी अवेयरनेस यानी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, बेसल एटसेट्रा मॉनेटरी पॉलिसी, फिर फिस्कल पॉलिसी, वो सारा सब कुछ आपको बेसिक एक बार पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ लोगे तो वो आराम से क्लियर हो जाएगा। जो भी स्कीम्स न्यूज़ में है अभी फ़िलहाल, तो वो आपको पढ़नी चाहिए, और उसके ओरिजिन, उसके बेसिक भी आपको पढ़ने चाहिए। स्टैटिक जनरल नॉलेज आजकल पूछते नहीं है, बट फिर भी पूछ ले तो आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको वो फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड स्ट्रक्चर। ये जो बैंकिंग और इकोनॉमी अवेयरनेस है ना, वो इसमें होता है। बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड बेसिक डेफिनेशन, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई फंक्शन, बैंक नेशनलाइजेशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, बेसल नॉर्म्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स, और ये सारे रेगुलेटरीज के इंफॉर्मेशन और टर्म्स के इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये था जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के सिलेबस। और आप मतलब अगर आप मेरा पीडीएफ कोर्स करंट अफेयर का देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी ये मैथ्स ही है, तो मैथ्स का ही सिलेबस रहता है। बस यहाँ पे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि डेटा ही आपको ज़्यादा एनालिसिस करवाया जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी सारा टाइप है। टेबुलर हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, कैसलेट हो गया, एरिथमेटिक हो गया। कैसलेट मतलब डेटा पैराग्राफ फॉर्म में दिया होता है, आपको पहले पैराग्राफ फॉर्म से उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद आंसर ढूंढने होते हैं। एरिथमेटिक चैप्टर्स बेस्ड भी डीआई पूछे जाते हैं। मिसिंग डेटा दिया रहता है टेबल में या फिर पाई में, वो भी डीआई पूछा जाता है। तो ये सारे डीआई आपको रेडी रखने हैं, और मेजोरिटी यहाँ पे डीआई ही पूछेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा सफिशिएंसी के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज पूछ ले तो काफ़ी बढ़िया बात हो जाएगी, बट नहीं पूछे तो आपको अफसोस नहीं करना है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही इन्होंने रखा है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने के चांसेस काफ़ी कम है, परंतु डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एरिथमेटिक चैप्टर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको 5 से 10 से 12 सवाल तो यहीं से फंसने वाले हैं। एवरेज एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिया, एंड ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, जो अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
बढ़ते हैं आगे, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसके बिना पेपर होता ही नहीं है। 8 से 10 मार्क का आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पकड़ लो। क्लोज टेस्ट होगी तो 5 नंबर की होगी, फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो 5 नंबर का होगा, एरर डिटेक्शन करेक्शन होगा तो 5 नंबर का होगा, स्पेलिंग एरर होगी, मिसस्पेल्ड होगा तो 5 नंबर का होगा, मैच द कॉलम, कनेक्टर्स, वर्ड यूजेज, रिप्लेसमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैराग्राफ एंड सेंटेंस कंप्लीशन, मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक जो हैं वो इंग्लिश के हैं। इंग्लिश में टॉपिक ईजाद भी होते रहते हैं, बनते भी रहते हैं, बट आप ये समझ लो कोर कंसेप्ट आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है आपका रीडिंग एंड उसका इंटरप्रेटिंग यानी अंडरस्टैंडिंग पावर। और अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़िया बनेगा जब आपको वोकेबलरी भी अच्छे से पता होगा। बढ़ते हैं आगे, और ये सारे सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।